हेलो दोस्तों। और आज हम बात कर रहे हैं रीट 2025 के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में बचे हैं नहीं। फरवरी में शायद 27 फरवरी को ये एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। तो उसी के हिसाब से अब हमारे पास जो तैयारी करने के लिए जो समय बचा है वो है जनवरी का, और दिसंबर के जो दिन बचे कुछ रह गए हैं, और कुछ 15 एक दिन फरवरी के, मतलब 60 दिन का हमारे पास लगभग समय बचा हुआ है। तो 60 दिन में हम कैसे रीट की जो एग्ज़ाम है उसको अपन कैसे पास करें, और उसमें जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम आपको 90 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और कैटेगरी वाइज में बात नहीं करूँगा, आप एक जर्नल क्राइटेरिया निर्धारित करके चलेंगे कि 90 अंक हमें पास होने के लिए चाहिए। अब अपन बिना इधर उधर की बातें करते हुए और अपने काम की बात पे आते हैं सीधा, कि सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी लेक्चर में, जो ये लेक्चर अपन लेने वाले हैं इसमें अपन क्या क्या बातें करने वाले हैं, जिससे आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ आपके काम की है और कहाँ कहाँ हम उसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिलेबस एनालाइज करेंगे पहले हम, कि सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए और कैसे अपन सिलेबस को एनालिसिस करें, और क्या है जो कि मैंने करके रख रखा है आपके लिए, और नए टॉपिक जो जुड़े हैं उनको कैसे कवर अप करें, और बुक से पढ़ना या नोट से पढ़ना, इन तीन चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला है कि सिलेबस के विश्लेषण पे बात करते हैं। तो लेवल 2 और लेवल 1, L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है शिक्षण विधियों वाला पार्ट। और शिक्षण विधियों वाला पार्ट 54 मार्क्स का है। देख लेते हैं कैसे कैसे आता है 54 मार्क्स। तो सबसे पहले तो जो दो लैंग्वेज आती हैं उनमें 15-15 मार्क्स का ये पूछा जाता है, तो आपके 30 मार्क्स तो यहाँ से हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे L1 L2 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले L1 की भी बात करूँगा अभी। और इसमें फिर लैंग्वेज के हो गए 30 क्वेश्चन। अब इसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आता है, मैथमेटिक्स या एसएस, इसमें आपके लगभग 12-13 अंक के टीचिंग मेथड हो जाते हैं। और साइंस का पोर्शन आता है तो उसमें भी 12, तो ये टोटल 54 मार्क्स की हमारी हो जाते हैं, 54 मार्क्स की। अब अपन यदि L1 की बात कर लें तो साइंस या ईवीएस, उसमें भी 12 अंक के लगभग टीचिंग मेथड आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर 50 अंक के टीचिंग मेथड तो आपको पूछे ही जाएंगे, चाहे आप L1 वाले हैं या L2 वाले हैं। तो हमें इन 50 अंक की तैयारी करनी है। क्यों? 90 अंक हमको पास करने के लिए चाहिए, और उनमें से 50 अंक के केवल टीचिंग मेथड है। आप समझें, टीचिंग मेथड में जो एक जो हिस्सा कॉमन है वो मनोविज्ञान की जो 5th यूनिट है, मनोविज्ञान की 5th यूनिट आप अपने सिलेबस में देखेंगे, जिसमें आपको आकलन, मूल्यांकन और परीक्षा, इन चीज़ों पे चर्चा उसमें है। और एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये चीज़ें उसमें, और जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो शिक्षण विधियों की जो शिक्षण विधियों वाला पोर्शन है उसमें, और ये आकलन, मूल्यांकन, परीक्षा, एनईपी, क्रियात्मक अनुसंधान, ये सारा टॉपिक उसमें कॉमन है। तो 30 को यदि अब 6 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो कहने का मतलब है 5 अंक, आप यदि टीचिंग मेथड पढ़ लेते हैं तो 5 अंक ये और जुड़ जाते हैं आपके। तो 50 + 5 या फिर 54 + 5, लगभग 55 अंक का कंटेंट आपका टीचिंग मेथड पढ़ने से हो जाएगा। तो अब आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो टीचिंग मेथड्स पे करना है। इसके बाद देखते हैं अब एक और सरल जो हमारी है, क्योंकि हम ज़्यादातर पहली भाषा लेते हैं हिंदी, पहली भाषा हम हिंदी लेते हैं। और पहली भाषा हिंदी लेने में, हिंदी में 30 अंक की कंटेंट आता है, 30 अंक का, जिसमें एक तो आता है व्याकरण और एक आती हैं शिक्षण विधियाँ। अब व्याकरण आता है आपका 15 अंक का, और 15 अंक की आती हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ तो अपन ने इधर कवर कर ली। अब इसमें जो 15 अंक का व्याकरण है इसको आप जोड़ लें तो 55 + 15, टोटल अंक हो गए 70। अब देखिए हम बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। ये तो अभी हमने केवल 2 पोर्शन तैयार करें, शिक्षण विधियाँ और हिंदी भाषा फर्स्ट। यदि हम इनको कवर कर लेते हैं तो 70 अंक का मटेरियल हमारा तैयार हो जाता है। अब देखें
इसके बाद, अब इसके बाद जो आपको थर्ड प्रायोरिटी पे आपको सबसे ज़्यादा रखना है वो रखना है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सरल विषय है, शिक्षक बनने के लिए बहुत आवश्यक भी है। और मनोविज्ञान आपको जब शुरू में पढ़ेंगे तो शायद हो कि बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मनोविज्ञान पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और इंटरेस्ट आने के साथ साथ आप जब इसके प्रश्न हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी कर पा रहे हैं। अब मनोविज्ञान का जो पोर्शन है 30 अंक का, उसमें से 25 अंक का मनोविज्ञान का पोर्शन है, और जो बाकी का मैं 5 अंक का बता रहा था वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। अब मनोविज्ञान में आप क्या करें, ये पुस्तकों के बारे में तो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन मनोविज्ञान को आप अच्छे से पढ़ें। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो परेशान करती है वो करती हैं परिभाषाएं। परिभाषाएं इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करेंगी, और आपको परिभाषाओं पर बहुत कम फोकस करना है। लोग तो कहते हैं परिभाषाएं याद करो याद करो, अरे याद नहीं करनी है इतनी ज़्यादा, अपने आप याद हो जाती हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपको जोर देना है मनोविज्ञान में कंसेप्ट्स पे, आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, हमको कंसेप्ट पे जोर देना है, परिभाषाओं पर हमें फिर से कह रहा हूँ जोर नहीं देना है, क्योंकि परिभाषाओं का मतलब मनोविज्ञान नहीं है, कंसेप्ट का मतलब मनोविज्ञान है कि अधिगम क्या है। जैसे माना कि उसमें एक अधिगम का टॉपिक है तो उसमें आपको आना चाहिए कि अधिगम क्या है, कैसे होता है, और व्यक्तित्व क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना है। बुद्धि क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट समझना है। और जैसे ही आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो आप अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रीट के पेपर में कंसेप्ट बेसिस पे सवाल ज़्यादा आते हैं बजाय परिभाषाओं के। आप पिछले साल के, आप 2012 से या फिर जब से रीट होना स्टार्ट हुआ है, जब से आप पेपर देख लें, उसमें आपको 30 में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिनमें परिभाषा पूछी गई, और वो भी इतनी आसान परिभाषा पूछी गई है कि यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर PYQs कर लेते हैं तो आप मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी बात पे, कि अब इसमें जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उन नए टॉपिक्स को अपन को कैसे तैयार करना है, ये अपन को देखना है सर। अब नए टॉपिक जुड़े कौन से हैं देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये तो जुड़ा है मनोविज्ञान में, ये मैं गलती से यहाँ पे लग गया है, ये जो टॉपिक है ये मनोविज्ञान में जुड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसमें कुछ उसके 2-4-5 पॉइंट दिए गए हैं। तो आप इसके क्या करें, आप पहले इसकी PDF निकालें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो कि मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एजू बूस्टर एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वो आप सर्च कर सकते हैं। तो वो उस PDF में जो मोटे मोटे तौर पे जो इसमें टॉपिक दिए हुए सिलेबस में, उनको आप देखें, और एक बार उसका केवल स्टोरी रीडिंग आपको करनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को याद नहीं करना है। उसमें से हम आपके लिए जो सहायता उपलब्ध कराने वाले हैं अपने इस चैनल पे, वो है कि हम इसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स क्या, हम इसके लेक्चर ही लेंगे, उनमें आपको नोट्स बनवाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अपन 5 से 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। 5 से 6 लेक्चर अपन इसके पढ़ेंगे 1-1 घंटे के लगभग, उनमें कंप्लीट करेंगे। अच्छा, हिंदी भाषा में क्या जोड़ा गया है वो आप देख लें। इसमें राजस्थानी भाषा के प्रमुख साहित्यकार जोड़े गए हैं। तो अब साहित्यकार और उनकी कृतियां, तो आपको क्या करना है, राजस्थानी भाषा के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों की एक टेबल बना लेनी है, एक ही पन्ना बनाना है। और ये आप इसमें किस में पढ़ते हैं, राजस्थान GK में। ये नया टॉपिक नहीं है, ये राजस्थान GK में आपको पढ़ना है। तो आप कहीं पे भी यदि गूगल पे सर्च करेंगे, कोई अच्छी राजस्थान GK की पुस्तक देखेंगे तो उसमें राजस्थानी साहित्य दिया हुआ है, तो आपको ये टॉपिक वहाँ से पढ़ना है। हिंदी भाषा प्रथम में आपको पूछा जाएगा। अब हमने जिन चीज़ों पर बात करी वो हमने क्या करी, हमने करी 55 अंक की शिक्षण विधियों पर बात, 15 अंक की हिंदी व्याकरण पर बात, उसके बाद हमने मनोविज्ञान पर बात करी 30 अंक की मनोविज्ञान पर बात। अब देखें 55 और 30, 85 और 15, 100 अंक तो ये हो गए। और राजस्थानी, क्योंकि नए जो टॉपिक जुड़ते हैं उनमें से 101 पर क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन आप ये मानो। अब ये 101 नंबर का हमारा कंटेंट ये तैयार हो जाएगा, जिसमें हमको ये 3 विषय मूल रूप से पढ़नी है, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ और
अपनी हिंदी भाषा का व्याकरण, मोस्टली इसमें क्या आपको पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। अब अभी से मैंने सब्जेक्ट की बात नहीं करी है। यदि आप अपने सब्जेक्ट में इन 100 में से ही यदि आप 80 अंक लाते हैं, 100 में से 80 अंक, और सब्जेक्ट में आधे अंक भी लाते हैं, जैसे सब्जेक्ट 60 अंक का है, सब्जेक्ट है आपका 60 अंक का, इसमें आप यदि 50% स्कोर करते हो, 50% का मतलब यदि आप इसमें 30 अंक और लाते हो तो भी आपके 110 अंक बन जाएंगे, आसानी से आपके 110 अंक बन जाएंगे। लेकिन आपको ये जो शिक्षण विधियों का पोर्शन है ये इतना अच्छा करना है, और हिंदी व्याकरण ये इतनी अच्छी करनी है कि इनमें आपके अधिक से अधिक अंक आ जाएं। क्यों? क्योंकि इनमें अधिक अंक आ जाते हैं। हो सकता है सब्जेक्ट के सवाल टफ आ जाएं, लेकिन इनमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनमें कंसेप्ट बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप रटने की बजाय कंसेप्ट पे ध्यान दें। आगे चलते हैं सर हम इसके साथ कि कहाँ से पढ़ें। अभ्यर्थी का सबसे मूल प्रश्न रहता है ये कि हम कहाँ से पढ़ें। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मुझसे पूछते रहते हैं, सर ये कहाँ से पढ़ें, ये कैसे कवर करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि अभ्यर्थियों के अब 2 ग्रुप हैं मेरे अनुसार। एक तो है जो कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग वाले जो अपने भाई हैं, और एक हैं सेल्फ स्टडी करने वाले जो घर पे केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और एक हैं कोचिंग वाले। अच्छा, सेल्फ स्टडी करने वालों में मैं ऑनलाइन वालों को रखूँगा। ऑनलाइन यदि कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो सेल्फ स्टडी वालों में रखूँगा। एक हैं जो ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग लेने में आप काफ़ी समय ख़राब कर रहे हैं, और यदि आपका समय वहाँ जा रहा है तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी होगा कि कहाँ से पढ़ें। आप पढ़ें कोचिंग के नोट्स से। जो आप कोचिंग में नोट्स बना रहे हैं उससे पढ़ें। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाते समय इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो अटेंशन रहा है, ध्यान रहा है, वो पढ़ने पे पूरा रहा है, और आपके स्वयं के हस्तलिखित नोट्स वो हैं, तो आपको इनसे क्या ज़्यादा रिटेंशन होगा, मतलब आपको ज़्यादा आप रिटेन कर पाएंगे आप इनसे, और यदि आप इनसे ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे तो आपको ये जल्दी भी याद होंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही रखें कि आप अपने नोट से पढ़ें। अब दूसरी बात ये आती है कि नहीं सर, हमारा तो इनसे मन नहीं भर रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमने तो बहुत कम पढ़ा हुआ है, तो अब हम क्या करें। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान ही रखना है कि हमारे पास केवल हैं 60 डेज, और 60 डेज में ज़्यादा हमको पीएचडी करेंगे ना हम तो पेपर भी पास नहीं होगा। कई बार 90 के 89 अंक रह जाते हैं और हम ठगासा महसूस करते हैं। फिर भी आप एक बार अपने जो नोट्स हैं उनमें आप उनका रिवीजन करने के बाद आप उनको थोड़े मॉडिफाई कर सकते हैं। किससे? शिक्षा मनोविज्ञान में आजकल प्रचलित बुक है धीर सिंह धावाई सर की बुक। हालांकि कई लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का हवाला भी देते हैं कि एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की कुछ किताबें पढ़ें। अरे भैया, इतना ही हमारे पास समय होता है एनसीईआरटी और बोर्ड की किताब पढ़ने के लिए, तो हम फिर कोचिंग लेते ही क्यों? और फिर कोचिंग भी लेते तो हम तो खूब तसल्ली से नोट्स भी पढ़ते और साथ साथ उन किताबों को ला के उनका जमावड़ा इकट्ठा कर लेते। एनसीईआरटी और बीएसईआर की किताबें अब आपको नहीं पढ़नी है। क्यों? ये एग्ज़ाम की डिमांड अब नहीं है। एग्ज़ाम जब इसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था तब ये एग्ज़ाम की डिमांड थी कि आप डीप स्टडी करें बहुत ज़्यादा। अब आपको बहुत एक तरीके से ऊपर से चीज़ें पढ़नी है कि बस अपना एग्ज़ाम निकल जाए। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान में धीर सिंह धावाई सर की बुक पढ़नी है, और जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान पैनोरमा का सहारा भी ले सकते हैं बहुत अच्छी स्टडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो वो फिर राजस्थान पैनोरमा का सहारा ले सकते हैं। अभी यदि केवल रीट पास करने पर ध्यान जिन फ्रेशर बच्चों का है वो केवल और केवल अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो धीर सिंह धाबाई सर की आप पुस्तक ले आएँ और उससे पढ़ें, क्योंकि पैनोरमा की बुक तो आपको बहुत बोझिल लग सकती है। हिंदी भाषा प्रथम की बात करते हैं। हिंदी भाषा प्रथम में व्याकरण के हिस्से के लिए हम डॉक्टर राघव प्रकाश की बहुत प्रचलित बुक जो है वो पढ़ेंगे। कोई यूँ सोच रहा हो कि मेरे पास 3 साल पुरानी या 5 साल पुरानी पुस्तक रखी है उससे पढ़ लूँ, ना, उससे नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको शुद्धतम जो नवीन पुस्तक है, नई पुस्तक जो उनकी है वो मोटी है थोड़ी,
उसमें से आपको हिंदी व्याकरण के केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप L1 के हों, L2 के हों, किसी भी सब्जेक्ट से, आप कलाम एकेडमी की शिक्षा शास्त्र की बुक आती है, शिक्षण विधियाँ या शिक्षा शास्त्र, कलाम एकेडमी की बुक लाएं आप और उससे पढ़ें। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस आप हमारा यूट्यूब चैनल, आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं एजू बूस्टर एकेडमी पे। आप एकेडमी पे आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं अब की बार कि शिक्षण विधियों को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छी स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाया जाए। केवल स्लाइड ही स्लाइड नहीं, उनमें आपको समझाया भी जाए। ये नहीं कि हमने स्लाइड दिखा दी आप उनको उतार लो, ऐसे नहीं। समझ विकसित करने के लिए हम शिक्षण विधियों पे लेक्चर लाने की सोच रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि हम शिक्षण विधियों पे 20 से 25 घंटे का मटेरियल तैयार करें, जिससे कि आपका उसमें 20 से 25 घंटे का मटेरियल यदि आप 2 टाइम्स पे देखोगे, 2 गुनी स्पीड पे, तो आपका 12 से 13 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको लाएं, इन लेक्चर सीरीज को लाएं। अब ये शिक्षण विधियों की बात हो गई। अब देखें यहाँ पे हमने कितने नंबर का कंटेंट तैयार कर लिया है, दोबारा से वो करते हैं। 30 नंबर का मनोविज्ञान, दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं जो आपको थोड़ा साफ दिखेगा। 30 अंक का तो हो गया मनोविज्ञान। हिंदी भाषा प्रथम 15 अंक की, और शिक्षण विधियाँ हो गई आपकी 54 अंक की। तो 54 और 30 84 और 15 99 अंक का ये मटेरियल हमने तैयार कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो सामान्य पाठ्यक्रम की बात हुई जिसमें हमने सब्जेक्ट की बात अब तक नहीं करी है। अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि कहाँ से पढ़ें, विषय आधारित पाठ्यक्रम को कहाँ से पढ़ें। गणित लेवल 1 और लेवल 2 के लिए RN मथुरिया सर की बुक आती है और RS अग्रवाल सर की बुक आती है। गणित में इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। गणित में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब कोई ये कहे कि मैं बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे केवल टॉपिक पढ़ के और गणित में अच्छे अंक ले आऊँ, तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गणित में ऐसे वेटेज रहता है कि 18 + 12, 18 क्वेश्चन गणित के और 12 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के। ये तो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के और ये आते हैं अपने टीचिंग मेथड के सवाल। तो अपन टीचिंग मेथड तो वहाँ से पढ़ लेंगे कलाम एकेडमी की बुक से, और या फिर जो आपके नोट्स हैं कोचिंग के उनसे। गणित में आपको रामनिवास मथुरिया सर की बुक ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखनी है, पहले प्रेफरेंस पे। और जो लोग RS अग्रवाल में सवाल कर रहे हैं वो इसको पहले पे रख सकते हैं या फिर ऐसे। विज्ञान के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आपको NCERT की बुक्स फॉलो करनी है, लेकिन पढ़ने आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स ही। मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 में ज़्यादा स्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप NCERT की बुक्स में से पढ़ लें। और लेवल 1 के लिए मैं आपको बताऊं 6 से लेके और 8th तक की बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं वही सफिशिएंट है। किसके लिए? फॉर लेवल 1। लेवल 1 वाले जो स्टूडेंट हैं वो इस पे ज़्यादा माथाफोड़ी ना करें। और ये 6 से जो 10वीं तक की पुस्तकें ये हैं फॉर लेवल 2, फॉर लेवल 2 के लिए, और जो भी स्पेशल साइंस के स्टूडेंट हैं। पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए अभी हाल ही में कलाम एकेडमी ने बुक निकाली है। यदि आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको जाना पड़ेगा कक्षा 3 3rd से लेके और 5th तक की, तो आपको पढ़नी पड़ेगी पर्यावरण। और साथ में आपको 6th से लेके 8th तक के कुछ गिने चुने टॉपिक ऐसे सामाजिक विज्ञान में से भी पढ़ने पड़ेंगे। और प्लस आपको राजस्थान GK भी पढ़नी पड़ेगी। ये टॉपिक आपको तैयार करने पड़ेंगे। लेकिन इतनी माथाफोड़ी करने के बजाय हमको पेपर पास करना है। गणित में यदि हम 18 में, मैंने जैसा कि मैं पहले भी बताया है कि आप वो जो हमने 100 अंक का मैटर पढ़ा है उसमें से आप केवल 80 अंक लाएं और आप अपनी सब्जेक्ट्स में से आधे भी अंक लाएं ना, तो भी आपके 110 अंक होते हैं। और भी कट पिट जाएँ तो 100 अंक तो आपके आसानी से निकल जाएंगे, केवल आप इन पर तैयारी करेंगे तो। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप 3 से 5 तक की पर्यावरण की पुस्तक पढ़ लें, लेकिन उनमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं। और सामाजिक विज्ञान वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, उन भाइयों के लिए मैं आपको बता दूं
कि सामाजिक विज्ञान का महेश बर्णवाल का NCERT सारा आप लाकर पढ़ लें, वो उसमें सेलेक्ट और उसमें से वही टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, NCERT सार पढ़ने से आपको NCERT पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसमें सभी की सभी कीवर्ड्स जो हैं उन सर ने सभी कीवर्ड्स अच्छे से दे रखे हैं, जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो सारे के सारे। अब अंत में एक जो प्रश्न है जो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ सबसे लास्ट में, वो बात ये है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ही इसमें सिलेक्शन की है, जो सिलेक्शन की कुंजी है वो मॉक टेस्ट ही है, जिसमें आप सवाल हल करेंगे। चाहे तो आप यूट्यूब के माध्यम से सवाल हल कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो पढ़ाते रहते हैं और वो सवाल कराते रहते हैं। शिक्षण विधियों के सवाल हो गए, हिंदी व्याकरण के सवाल हो गए, तो आप वहाँ से। अभी तक देखिए मैंने भाषा 2 के बारे में बात नहीं करी है। भाषा 2 के बारे में तो मैंने अभी कोई चर्चा ही नहीं करी है, तब भी आप पास हो रहे हैं। भाषा 2 मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग यदि संस्कृत भाषा रखें, यदि संस्कृत भाषा में सहज हैं, तो वो कोशिश करें कि हम संस्कृत भाषा रखें, क्योंकि संस्कृत भाषा हिंदी से सिमिलर है, हिंदी से समान है, और हिंदी से समान होने के कारण इसमें आपके अच्छे अंक बनने के चांस रहते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ये बात करी कि आप कैसे अच्छे अंक ला पाएंगे और कैसे 60-70 दिनों की तैयारी में रीट का पेपर पास कर पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। और आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। आप ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में रहोगे तो सिलेक्शन होना आसान नहीं होता। तो आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, जो हमने बताया ना, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में क्यों? छोटे से केवल पात्रता परीक्षा के लिए, ये केवल है पात्रता परीक्षा, और पात्रता परीक्षा के लिए आपको बहुत बड़ी लाइब्रेरी सेट नहीं करनी है। आपको केवल और केवल लिमिटेड कंटेंट पे मास्टरी करनी है। लिमिटेड कंटेंट को अच्छे से अपने अंदर आत्मसात करना है, जिससे कि आप अच्छे अंक ला पाएँ। और दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि यदि आप लगे रहेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, हाँ आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, ये बात श्योर है कि आपको कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। पर डे आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, माँ नभ जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब आप कोशिश करेंगे तो कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जो आप नहीं तोड़ें। और ये तो बस ज़िंदगी में एक छोटा सा एग्जाम है, इसको आप ज़रूर पास करेंगे। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे लिए लिख के भेज दें कि किस टॉपिक में, मतलब क्या आपकी समस्या है, आप किस चीज़ पे मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूं। अगली वीडियो में जब तक हम कोई टॉपिक पे बात करने आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।